हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, एग्जाम बहुत नजदीक है, 17 मार्च को एग्जाम है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चों को शायद अभी पता नहीं है। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट नॉर्मलाइजेशन, जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को अपडेट होगा कि क्या होता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में अप्लाई होता है, नॉर्मलाइजेशन से पेपर में मार्क्स किस किस बच्चे के मार्क्स बढ़ सकते हैं या फिर मार्क्स कैसे बढ़ाए जाएंगे, पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए कि उससे मार्क्स बढ़ जाएं। नॉर्मलाइजेशन वही एक तरीका है, क्या फॉर्मूला होता है, और ये मैं नहीं, आपको ऑफिशियली एयरफोर्स ने क्या बोला है, बिल्कुल मैं आपको वही बताने वाला हूं। किसका होगा फायदा, किसका होगा नुकसान, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मलाइजेशन वो कंसेप्ट है, एयरफोर्स ने पिछले 2 सालों में एक नॉर्मलाइजेशन को लागू कर दिया। पहले ये नहीं था एयरफोर्स में, लेकिन पिछले 3 इंटेक से लागू हुआ। 0-2 2023, 0-1 2023, 0-1 2024, तब से ये लागू हो रहा है। 3 इंटेक में लागू हो चुका है, ठीक है ना। ये चौथा इंटेक है जिसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। और ये क्या कंसेप्ट है, ये बिल्कुल ऑफिशियली एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि आपको रिटन एग्जामिनेशन में 17 मार्च को आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स बढ़ जाएं। हर सब्जेक्ट में कट ऑफ जो आपकी जाएगी, याद रखना वो सेक्शनल कट ऑफ, वो भी नॉर्मलाइजेशन लगेगा। हर सब्जेक्ट में जो कट ऑफ जाएगी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। और यह ओवरऑल कट ऑफ में भी आपको नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। मतलब ओवरऑल आपके जो मार्क्स आएंगे वो भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर आएंगे, और जो सेक्शनल कट ऑफ आएगी वो भी नॉर्मलाइज्ड बेसिस पर ही आएगी। अब हम चलते हैं सीधे कि एयरफोर्स ने इसके बारे में क्या बोला है ऑफिशियली। जब आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है अग्निवीर वायु पाथ, अग्निवीरवायु.cdac.in पर, ठीक है। ये एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको खोलकर दिखा देता हूं। ये अग्निवीर की ऑफिशियल वेबसाइट है अग्निपथवायु.cdac.in। यहां जब आप कैंडिडेट ऑप्शन में जाओगे तो कैंडिडेट में जाके यहां पर क्या होगा, यहां एक ऑप्शन आ रहा है नॉर्मलाइजेशन स्कीम ऑफ मार्क्स। पहले इसको प्लीज ध्यान से समझ लो, एक बार मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। चलिए ओके, ये डाउनलोड कर लेते हैं, यहां से इसको खोल लेते हैं और थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसे प्लीज ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा इसके बारे में कि कैसे मार्क्स इंक्रीज होंगे। इंडियन एयरफोर्स हैज डिसाइडेड, इंडियन एयरफोर्स ने डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? इंडियन एयरफोर्स हैज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया इंडियन एयरफोर्स ने, द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑन द एक्चुअल स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट का जो एक्चुअल स्कोर आएगा, जो कैंडिडेट गेट करेगा स्कोर को, फॉर द स्टार अग्निवीर एग्जामिनेशन, जो स्टार अग्निवीर एग्जामिनेशन हो रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम, ये कब से लागू हुआ है? स्टार 01-1-2023 से लागू हुआ है। जब 2023 का पहला इंटेक हुआ था, इससे पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं था। अब जब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बीइंग कंडक्टेड मल्टी शिफ्ट, बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम होता है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं इसलिए। टू टेक इनटू अकाउंट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, एनी वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल, हाँ क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, ये बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है, पेपर्स अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। द नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? इज डन टू गिव इक्वल प्लेटफॉर्म, बराबर चीजें करने के लिए, ऑफ द मार्क्स, जो बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए बाय द वेरियस कैंडिडेट अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट्स। अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग जो क्वेश्चंस का लेवल आया है, अलग अलग जो क्वेश्चंस के लेवल का डिफिकल्टी लेवल है, अलग अलग क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल आया है, उसको बराबर करने के लिए किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस आसान आए हैं या पेपर आसान आया है, वहां बच्चे ने स्कोर ज्यादा किया है। किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आया है, वहां बच्चा स्कोर नहीं कर पाया, तो उसकी गलती नहीं है। तो क्या किया जाए, बराबर न्यूट्रलाइज करने के लिए हार्ड वाले जो शिफ्ट वाले बच्चे को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप इस दिमाग में से निकाल दीजिए कि पेपर हार्ड आएगा तो आपको घाटा होने वाला है। दिस विल इंश्योर नो डिसएडवांटेज, इसका कोई घाटा नहीं टू द कैंडिडेट, उन कैंडिडेटों के लिए राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन डिफरेंट शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कोई घाटा नहीं है, कम या ज्यादा। एंड अटेम्प्टिंग डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर, अलग अलग क्वेश्चन पेपर डिफरेंट जो सॉल्व कर रहे हैं। द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब इसको समझना, यहां बेवकूफी है क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं इसको। ये क्या कहा जा रहा है?
will be used to IF to calculate the final marks और normalized marks। ठीक है, अब एक बात समझना ध्यान से, यहां पे क्या कहा गया, नीचे नीचे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ये फॉर्मूला बताया गया है। अब इसे हटाते हैं, अब इस लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ये नॉर्मलाइजेशन जो लगता है और इसमें जो मार्क्स बनते हैं कैसे अप्लाई होते हैं, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता देता हूं, ध्यान से इसको समझ लो। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की जो गणना होती है, विल बी डन बाय राउंडिंग ऑफ द मार्क्स अप टू 0.5 ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब अप टू 0.5 डेसिमल प्लेसेस तक बढ़ाए जा सकते हैं, मतलब राउंडिंग ऑफ। जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं उनकी जो राउंडिंग ऑफ गणना है वो 0.05 डेसिमल जो प्लेसेस होते हैं, दशमलव संख्या जो 5 दशमलव अंक तक, इनको बढ़ाया जा सकता है। कैंडिडेट से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैंडिडेट आर नोट दैट, कैंडिडेट को यह बताया जाता है दैट द एप्लीकेशन ऑफ कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए फॉर फेज सेकंड के लिए जो एप्लीकेशन या जो भी हम लागू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो क्या बनती है, फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर बनते हैं, याद रखना, नॉट ऑन द ओरिजिनल। आपके ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं इसका कोई मतलब नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट में मान लो मेरे इंग्लिश में 5 नंबर आए हैं, ये मेरे ओरिजिनल मार्क्स हैं, और हो सकता है आपके इंग्लिश में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इसमें 10 बढ़ जाएं और 15 हो जाएं। कई सारे बच्चों को सर कितने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, 10 से 12 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है आसानी से, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि 2 या 3 नंबर। कई सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनको 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल जाते हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ओरिजिनल मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर, जो सेक्शनल कट ऑफ बनेगी वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर, स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन स्टार फेज फर्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्दर आगे क्या होता है, ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय ए कैंडिडेट है, कैंडिडेट के जो आधार जो मार्क्स स्कोर्ड होते हैं ना सब्जेक्ट में बिकम मोर और लेस देन द एक्चुअल मार्क्स। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो इंग्लिश का पेपर होता है 20 नंबर का, लेकिन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके 22 भी आ सकते हैं। एक्चुअली में नॉर्मलाइज्ड जो उसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के उससे भी ज्यादा आ सकते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंग्लिश का मान लो सिलेबस में 20 नंबर का पेपर आता है, लेकिन हमारे मार्क्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 22.5 और 23 भी हो सकते हैं। ये कह रहा है फर्दर ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड बाय अ कैंडिडेट इन अ सब्जेक्ट में बिकम मोर और लेस देन द एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम। इन एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, कुछ अपवादों में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में बिकम मोर देन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है, मान लो 20 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स उससे भी ज्यादा आ सकते हैं। एंड द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है, कंप्लीटली स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल है, मतलब कोई तुक्का नहीं है इसमें। एंड देयर इज नो डिस्क्रिएशन, कोई भेदभाव नहीं है। ये कोई बच्चा ना समझे कि इससे किसी को घाटा होगा किसी को फायदा होगा, ये प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड एक कंसेप्ट है। अब नॉर्मलाइजेशन एक एग्जांपल से समझ लीजिए ध्यान से, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, समझना। ए का जो ए ने क्वेश्चन सॉल्व किए मान लो 20, ठीक है ना, या ए के मार्क्स आए 20, समझना इस बात को। ए ने क्वेश्चन सॉल्व किए 20 और बी ने क्वेश्चन सॉल्व किए 15। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, बी ने क्वेश्चन सॉल्व किए 15, लेकिन बी ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बी ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो बहुत कम बच्चों ने किए हैं, मतलब इसने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका लेवल बहुत डिफिकल्ट था, और ए ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो सबने किए हैं। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किसके बढ़ेंगे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ेंगे बी के, याद रखिएगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किसके बढ़ेंगे, बी के। इससे कोई मतलब नहीं है कि ए ने कम किए हैं कि बी ने कम किए हैं, या ए ने ज्यादा किए हैं बी ने कम किए हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी ने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है जो बहुत कम बच्चों ने किए हैं, या फिर वो क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लेवल के थे, बहुत टफ क्वेश्चन थे, यदि वो सॉल्व किए गए हैं आपके द्वारा जो बहुत कम बच्चों के द्वारा सॉल्व किए गए, तो आपको 100% नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ा के ही मिलेंगे। कोई गारंटी नहीं, वो नहीं है इसमें, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है। समझना मैं क्या कह रहा हूं। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लो 3 बच्चे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी। ए के नंबर मान लो 20 आए, इसके शिफ्ट का लेवल क्या था, इसके शिफ्ट का लेवल ए जी।
बी के नंबर आए मान लो 18, इसकी शिफ्ट का लेवल क्या था, मॉडरेट। सी के नंबर आए 16, इसकी शिफ्ट का लेवल था हार्ड। अब इसकी हार्ड शिफ्ट थी, इसने 16 क्वेश्चन नंबर आए। इसकी मॉडरेट शिफ्ट थी, इसके 18 नंबर आए। ए की इजी शिफ्ट थी, इसके 20 आए। तो 20 के कम नहीं होंगे। ए जो ए है बंदा है उसके 20 नंबर ही रह लेंगे, लेकिन क्या किया जाए कि बी और सी के जो पेपर का लेवल था वो हार्ड था ए से, तो बी और सी के पेपर जो नंबर है उनको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। मतलब इनको मार्क्स बढ़ा के मिलेंगे, इनको नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ा के मिलेंगे, चाहे वो 1 मार्क्स हो 2 मार्क्स हो। तो इनके मार्क्स को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके 20 हैं तो इनके 19, इनका एक बढ़ाना पड़ेगा 19, और इनके 16 में 3 बढ़ाने पड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16 में 3 बढ़ाएंगे तो यहां 19, तब जाके ये इक्वलाइज होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर में आप यदि किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यदि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो बहुत कम बच्चों ने किए हैं या उनका लेवल बहुत हार्ड था, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 100% आपको 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, 100%। दूसरा कंसेप्ट क्या है नॉर्मलाइजेशन का, यदि इंग्लिश का पेपर 20 नंबर का है, आप ये मत सोचिए कि 20 से ज्यादा नंबर नहीं आए जा सकते आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। याद रखिएगा, भले ही आप किसी सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ जैसे इंग्लिश की 10 नंबर गई है, तो वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर जाएगी। आपके मार्क्स आए 5, ओरिजिनल मार्क्स आए आपके 5, और लिखा रहता है उसमें जब आपका रिजल्ट आता है ओरिजिनल मार्क्स आए आपके 5, और एक्चुअल मार्क्स आपके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आए वो आए आपके 12। तो जो 12 पे आपको पास मान लिया जाएगा, आप पास हैं क्योंकि 10 नंबर कट ऑफ गई है। जो भी कट ऑफ जो भी माना जाएगा सेक्शनल कट ऑफ आएगी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर आएगी। और प्यारे बच्चे जो ओवरऑल कट ऑफ भी आएगी वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर आएगी, सब कुछ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर ही होगी। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कोई भी बच्चा इसको ये ना समझे कि सर मेरी शिफ्ट आसान थी तो मेरे नंबर काट लिए जाएंगे और बहुत बेकार मुझे फेल कर दिया जाएगा, और जिसकी शिफ्ट हार्ड थी उसको फायदा हो जाएगा और वो पास हो जाएगा। ये मैथमेटिकली प्रूवन फॉर्मूला है, ले बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इससे एक अच्छी चीज हो जाती है कि जिस बच्चे की शिफ्ट का लेवल बहुत हार्ड था, उसकी शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, भले उसने कम क्वेश्चन किए हों 8, और एक बच्चे ने क्वेश्चन किए हों सिंपल शिफ्ट के ने 20, तो जो 8 वाले बच्चे के 100% नंबर बढ़ने हैं उसको 100% नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। तो याद रखना, जो नेगेटिव क्वेश्चन है उनको कम करना, और जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं जो बहुत कम बच्चे करेंगे तो उनको आप करते हो तो आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 10 से 12 नंबर तक बढ़ा के मिल सकते हैं। और ये बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ एकदम क्लियर है। समझ में आया होगा, आई होप। ये मैंने आपको बिल्कुल ऑफिशियली समझाया है अरुण, ये मैंने आपको बिल्कुल ऑफिशियली समझाया। एयरफोर्स ने क्लियरली बता रखा है कि एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन क्या है और उससे कैसे अप्लाई होगा। सो बहुत बहुत आभार, आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।